हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बढ़ते हैं आगे और करते हैं केमिस्ट्री का एक और चैप्टर परमाणु एवं अणु, है ना। परमाणु एवं अणु ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। क्लास 9th केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखो, क्लास 9th के साइंस की किताब उठाकर देखो, तो उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 3 में ही मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक में भी चैप्टर नंबर 3 है और केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? 2 मोल जल, 20 मोल जल, उसके बाद अणु और अणु में। तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसी में हम भाग लगा देंगे किससे? मोलर मास से। जल का मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 18 ग्राम लिखेंगे हम। ये दोनों ग्राम में, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। तो ये 20 मोल हमारा निकल करके आ गया। तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। तो मोल से अणु में जाने के लिए हम क्या करते हैं? मोल से अणु में जाने के लिए हम लोग एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻25। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक परमाणु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन चार में से परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ज़्यादातर परमाणु नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ है जो रह पाते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। जैसे कि जो आपके अक्रिय तत्व है ना, जो अक्रिय तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है? ये सब, इन सब की परमाणुकता एक है। ये सब अकेले सिंगल एटम के रूप में भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये कहना गलत हो जाएगा। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। तो ये सही है, परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं और आयन भी बनते हैं। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, सही है, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, सही है, जिससे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। जो पदार्थ होते हैं जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं या स्पर्श करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर के ही तो बने होते हैं। तो डी हमारा सही है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो है ये N2 है, N2। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक हम लोग Na लिखते हैं। रासायनिक प्रतीक जो हम लिखते हैं तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है, अपर केस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद वाला लेटर हमारा स्मॉल लेटर में होता है। ये जो सोडियम का सिंबल है नाइट्रियम, ये लैटिन नाम, सॉरी, ये जो सिंबल है सोडियम का Na, ये लैटिन नाम नाइट्रियम से लिया गया है। तो Na हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा? किसका भार अधिक होगा ये हमें पता करना है। तो देखो, सारे में क्या है कि मोल दिया गया है। सारे में क्या है कि मोल दिया गया है। तो मोल बराबर क्या होता है? मास ग्राम में और बट्टे में मोलर मास, बट्टे में मोलर मास। तो यहां से हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। किसका भार अधिक पूछा है ना, तो केमिस्ट्री के अंदर भार मतलब द्रव्यमान होता है। यहाँ वो मत समझना, बल मत समझना यहाँ पर, mg वाला। तो मास, यहां से मास हम निकालेंगे कैसे? मोल में मोलर मास से गुना करके, मोल में मोलर मास से गुना करके। अब देखो, सारे के केस में मोल हमें पता है ना, सारे के केस में हमें मोल पता है, बस हमें मोलर मास चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए विकल्प को उठाते हैं। हमारे पास यहाँ पर है सुक्रोस, C12H22O11, ये है। तो इसका मास हम लिखेंगे कैसे? इसका मोल हमें दे रखा है 0.2, इसका मोलर मास 342 आता है, 342। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 68.4 ग्राम आएगा। दूसरे विकल्प पे हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो। इसका मोल दे रखा है 2, इसका मोलर मास हो जाएगा 44, तो ये आ गया हमारा 88 ग्राम। सी में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास लिखेंगे। इसका मोल हमें दे रखा है 2, इसका जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, तो ये 200 ग्राम। उसके बाद आ जाओ डी में, हमारे पास वाटर है।
तो इसका मास हो जाएगा, मोल हमारे पास 10 है और इसका मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो 180 ग्राम। हमसे क्या पूछा है? सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक किसके केस में? देखो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोलर मास आप जान रहे हो ना कैसे निकालते हैं? मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा? मोलिक्यूलर मास इन ग्राम, है ना। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, उसमें ग्राम लगा देना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे वाटर का हम आणविक द्रव्यमान 18 बताते हैं, जब हमसे मोलर द्रव्यमान पूछेगा तो इसमें हम ग्राम लगा देंगे। तो बस वैसे ही मैंने किया है यहाँ पर। और कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। द्रव्यमान परमाणुओं का लिखते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, तब जाकर के अणुओं का द्रव्यमान निकल करके आता है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? परमाणुओं की संख्या चाहिए। परमाणुओं की संख्या निकालने से पहले आपको अणुओं की संख्या निकालनी होगी, और अणुओं की संख्या आपको प्राप्त करने से पहले मोल के पास जाना होगा। यानी सबसे पहला काम क्या है कि हम जाएंगे मोल के पास। मोल से हम जाएंगे अणुओं के पास, और अणुओं से हम जाएंगे किसके पास? परमाणुओं के पास। तो हम क्या करते हैं, सब में क्या करते हैं कि पहले मोल निकालते हैं, मोल के बाद जो है हम लोग अणु निकालेंगे और उसके बाद परमाणु निकालेंगे। तो यहाँ आ जाओ इस वाले केस में, इसमें हम मोल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 18 और बट्टे में इसका मोलर द्रव्यमान, किसका? वाटर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो ये 18, तो ये हमारा 1 मोल आ गया। 1 मोल, सब में पहले हम क्या करते हैं? मोल निकाल लेते हैं। यहाँ मोल निकालते हैं, तो इसका भी मोलर द्रव्यमान 18 है, सॉरी इसका द्रव्यमान 18 दिया है और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? 32 ग्राम होता है, तो 32, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 16 दूनी में 32, ये इतना मोल आ गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ आप, मोल 18, CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम, तो 44, ये हो जाएगा हमारा 9/22। ये सारे हमारे मोल हैं। यहाँ पर मोल 18 और बट्टे में CH4 का हो जाएगा मोलर द्रव्यमान हमारा 16, तो ये 2 9 18 और 2 8 16, तो ये सारे हमारे मोल निकल करके आ गए। मोल निकालने के बाद हम जाएंगे अणुओं की संख्या के पास। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एवोगाद्रो संख्या से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सारे में एवोगाद्रो नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर Na हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/16 Na, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/22 Na, और यहाँ पर हो जाएगा 9/8 Na। अब ये अणुओं की संख्या है, अब चाहिए परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर देखो, जल के एक अणु में 3 परमाणु है, तो इतने अणु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर 2 परमाणु है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 परमाणु है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनमें से कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो ये है। एक तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, सब में 3 2 3, इसमें 5 से मल्टीप्लाई है। और अगर आप इस वाले टर्म को देखो सारे में, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो ये है ना। 9/8 है, तो Na से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम सवाल यहाँ पर है, इसमें अणुओं की संख्या चाहिए, है ना, इसमें अणुओं की संख्या चाहिए। तो यहाँ भी हम जाएंगे मोल के पास। चलो मोल के पास जाते हैं। 1 में मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 हो जाएगा, तो ये मोल हो गया हमारा। यहाँ पर आ जाओ, ये मोल बराबर हो जाएगा हमारा 1 में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 28 हो जाएगा N2 का। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये मोल बराबर हो जाएगा हमारा 1 में 2, और यहाँ मोल बराबर में 1 में CH4 है, तो 16, ये मोल है। हमें अणुओं की संख्या चाहिए, तो हम एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये हमने क्या किया? सब में कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा मान जो है वो है ये, है ना। Na तो सब में कॉमन ही है, सारे में Na से मल्टीप्लाई है,
1/44 जो है सबसे छोटा मान है, उससे बड़ा मान है थोड़ा सा 1/28, उससे बड़ा मान है 1/16 और सबसे बड़ा मान है 1/2, है ना। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, सॉरी ओजोन नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, वो भी आपको ग्राम में बताना है। आपने कितना याद किया हुआ है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपने याद किया हुआ है 16, आपने याद किया हुआ है 16 AMU, आपने ये याद किया हुआ है, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का क्या करेंगे हम, इसमें ग्राम लगा देंगे AMU हटा करके, है ना। मोलर द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन एटम का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? एवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर 16 ग्राम। यहाँ से एक एटम का कितना हो जाएगा? 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बीकर में इतना ग्राम सुक्रोज है और 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। एक बीकर में इतने सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हमें बताना है विलयन में कि कितनी है। एक तो हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11। देखो आपको ना परमाणुओं की संख्या चाहिए, तो परमाणुओं की संख्या निकालने से पहले हम क्या करेंगे? पहले अणुओं की संख्या निकालेंगे। और अणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं कब? जब हमें मोल पता हो। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। इसका जो मास है हमारे पास वो है 3.42 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 342 ग्राम, ये ग्राम। दूसरी तरफ हमारे पास जल है। जल का मास हमें दे रखा है 18 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान भी 18 ग्राम ही होता है। मोलर मास भी 18 ग्राम ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले मोल निकालो कि सुक्रोज का कितना मोल है। तो हम क्या करेंगे, इस द्रव्यमान में हम लोग भाग लगाएंगे मोलर द्रव्यमान से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 342 से 342 से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0.01 ये मोल है। मोल के बाद हम कहाँ जाएंगे? अणुओं के पास जाएंगे, है ना, कि टोटल अणुओं की संख्या कितनी है। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। 0.01 क्या करते हैं, Na से मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए तो हम एटम्स निकाल लेंगे। यहाँ पर एटम्स बराबर एक अणु में ऑक्सीजन के देखो 11 परमाणु है इसमें, तो इतने अणु में कितने हो जाएंगे, 11 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी में हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.11 Na, ये हमारा आ जाएगा। ये एटम्स किसके हैं, टोटल एटम्स नहीं है, केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हमें टोटल एटम से मतलब ही नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसमें आ जाओ, सेम वही फंडा हम यहाँ पर लगाएंगे कि सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। मोल हमारा कितना हो जाएगा, 18/18, ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कि भाई टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल अणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाद्रो संख्या से। अब हमें टोटल ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, टोटल ऑक्सीजन एटम्स चाहिए। तो जल के एक अणु में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो इतने अणु में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि Na के बराबर। तो जल में टोटल ऑक्सीजन जो है इतना है संख्या में, और सुक्रोज में टोटल ऑक्सीजन इतना है। तो पूरे विलियन में टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.011 Na प्लस ये Na कितना हो जाएगा, 1.11 Na, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1.11 इस Na की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका निकल करके आएगा 6.68 इंटू 10⁻23। ए आपका राइट आंसर आएगा, आप निकाल करके देखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप एग्जाम्पल ले लो
जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि पानी से बर्फ़ बनाते हैं, या फिर मतलब जल से हम बर्फ़ बनाते हैं, या जल से भाप बनाते हैं, तो ये सारे क्या हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ही तो है। तो अगर जल से आपको भाप बनाना है, वाष्प बनाना है, तो आप ऊर्जा देते हो वहाँ पर, और जब जल से आपको बर्फ़ बनाना है तो ऊर्जा वहाँ से निकाल लेते हो आप। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऊर्जा दे भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। तो केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है कहना गलत हो जाएगा, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है कहना ये भी गलत हो जाएगा। जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, ली जाती है, दोनों स्थितियों में हम लोग भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है, इसका नाम लिखिए। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये नहीं होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, है ना, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर के देख लो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखना है। मान लो आपको ये नाम दिया गया कैल्शियम क्लोराइड, ये देख करके आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम जो है ये डाईवैलेंट कैटायन होता है, जबकि क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो होता है वो मोनोवैलेंट एनायन होता है। कोई भी हाइड्रोजन जो आपका ये समूह संख्या 17 का है, ये सारे जो होते हैं मोनोवैलेंट एनायन होते हैं, या फिर बोल दो इन सब की वैलेंसी जो होती है ये एक होती है, सबकी वैलेंसी एक होती है। जो आपका कैल्शियम है ये समूह संख्या 2 का तत्व है। समूह संख्या 2 में जो भी तत्व है सबकी वैलेंसी 2 होती है। समूह संख्या 1 में जो भी तत्व है सबकी वैलेंसी जो यहाँ पर 1 होती है। तो अब हमें फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन। इसके ऊपर देखो कितना चार्ज है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, या फिर बोल दो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो नीचे 2 लिख दिया हमने। क्लोरीन के ऊपर देखो -1 चार्ज है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, या फिर बोल दो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ से CaCl2 ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। इस तरह से जो है आप फॉर्मूला लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड का। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो जाकर के उसको देख लो। यहाँ देखो ये सोडियम सल्फाइड लिखना चाह रहा है यहाँ पर, तो सोडियम सल्फाइड का होता है Na2S, ये सोडियम सल्फाइड है। ये सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। ये देखो बिस्मथ फॉस्फेट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो फॉस्फेट आयन होता है वो PO4 3- होता है, और बिस्मथ ये Bi+3 होता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो यहाँ पर तो Bi के नीचे 3 आएगा, फॉस्फेट के नीचे 3 आएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये 3 काट कर आप 1 कर सकते हो यहाँ पर, तो BiPO4 हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया बिस्मथ फॉस्फेट। निम्नलिखित यौगिक के आणविक सूत्र लिखिए। ब्रैकेट के अंदर देखो ये आपको जो रोमन संख्या दी गई है ये वैलेंसी है किसकी, ये सारे जो धातु दिए हुए हैं उसकी, ये सारे जो धातु दिए हुए हैं उसकी ये वैलेंसी है। तो कॉपर ब्रोमाइड यानी कॉपर की जो वैलेंसी है यहाँ पर 2 लेनी है, और ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। हैलोजन तत्व है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन तत्व है, सबकी वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आएगा CuBr2, ये फॉर्मूला निकल करके आएगा CuBr2। ऐसे ही क्या करना है, सबको आपको लिखना है। नाइट्रेट का देखो, नाइट्रेट का होता है NO3-, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा AlNO3 का होल थ्राइस। बना करके देख लेना, मैं यहाँ पर सबका लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर धातु के केस में कोई दिक्कत नहीं है, कैटायन के केस में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैलेंसी ब्रैकेट में दी गई है। जो आपके एनायन है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ किसका क्या होता है। फॉस्फेट का होता है PO4-, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आयरन सल्फाइड का होता है S2-, ये सल्फाइड आयन है, तो आयरन सल्फाइड, तो FeS हो जाएगा, सिंपली Fe2S3 हो जाएगा। यहाँ पर आयरन 3 है ना, तो Fe2S3 हो जाएगा। ये आयरन सल्फाइड है। आयरन की वैलेंसी हमें 3 यहाँ पर दी गई है। सल्फाइड के केस में देखो 2- है तो नीचे 2 आएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Fe2S3 हो जाएगा।
यहाँ जाओ मरकरी क्लोराइड, तो मरकरी की वैलेंसी यहाँ पर 2 लेनी है, क्लोराइड की 1 हो जाएगी, तो HgCl2 ये हो जाएगा। मैग्नीशियम एसीटेट, अब देखो मैग्नीशियम एसीटेट में एसीटेट आयन हम बोलते हैं CH3COO- को, ये हमारा एसीटेट आयन है। और मैग्नीशियम के ऊपर आप जानते हो कि +2 चार्ज होता है या इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो Mg के नीचे 2 लिखेंगे और CH3COO इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा हमारा MgCH3COO का होल ट्वाइस। तो ये इसका सूत्र निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आप सूत्र लिख सकते हो। निम्नलिखित आयनों के संयोग से बनने वाले सभी यौगिक के आणविक सूत्र लिखिए। Cu2+, Cu2+ से आप क्या लिख सकते हो? Cu2+ से आप लिख सकते हो जैसे कि ये है CuO, उसके बाद आप लिख सकते हो CuCl2, उसके बाद आप लिख सकते हो CuCO3, ये सारे आप लिख सकते हो Cu2+ से। इन सब में जो है जो कॉपर की वैलेंसी वो +2 है, या फिर बोल दो कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Na+ से क्या लिख सकते हो आप? Na+ से लिख सकते हो NaCl, उसके बाद लिख सकते हो Na2 सोडियम सल्फाइड, अभी आपने देखा, और आप लिख सकते हो सोडियम सल्फेट Na2SO4। कई सारे कंपाउंड्स जो है, कई सारे आप जो है यौगिक लिख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। Fe3+, तो Fe3+ से लिख सकते हो Fe2O3 ये लिख सकते हो आप, FeCl3 लिख सकते हो, है ना, तो ये सारे लिख सकते हो। क्लोरीन से आप क्या लिख सकते हो? HCl लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, FeCl3 लिख सकते हो। सल्फेट से आप क्या लिख सकते हो? Na2SO4 लिख सकते हो। ऐसे आप पोटेशियम सल्फेट लिख सकते हो। फॉस्फेट से क्या लिख सकते हो? कैल्शियम फॉस्फेट लिख सकते हो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। ऐसे आप आयरन फॉस्फेट लिख सकते हो, FePO4 सही है। इस तरह से आप कई सारे कंपाउंड के सूत्र लिख सकते हो। तो ये चीज़ जो है बहुत ही आसान है। उसके बाद है निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित यदि कोई हो धनायनों और ऋणायनों को लिखिए। मतलब धनायन और ऋणायन के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कौन धनायन कौन ऋणायन है। ये आपका सोडियम एसीटेट है, तो इसमें जो आपका कैटायन है यानी कि धनायन है वो Na+ है, और एनायन है एसीटेट आयन। NaCl में आप जानते ही हो कि Na+Cl- होता है, तो ये धनायन है और ये ऋणायन है। H2 में कोई धनायन ऋणायन नहीं है, है ना, तो इसमें कोई धनायन ऋणायन हमें नहीं मिलने वाला है। इसमें आ जाओ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया के ऊपर +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट के ऊपर NO3- एक माइनस चार्ज होता है, तो ये है नाइट्रेट आयन, ये है अमोनियम आयन। तत्वों के निम्नलिखित समुच्चय से बनने वाले यौगिकों के सूत्र दीजिए। सूत्र लिखना है अब यहाँ पर कैल्शियम और फ्लोरीन से बनने वाला, कैल्शियम फ्लोराइड हम लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CaF2। सबका मैं सूत्र वैसे ही लिख रहा हूँ सोच करके अपने मन में, है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, मुझे भी नहीं याद है, मैं मन में सोच कर लिख रहा हूँ कि कैल्शियम की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मैं यहाँ पे करता हूँ मन में, तो CaF2 हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ सारे का। हाइड्रोजन और सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, ये तो आपको ऐसे भी याद रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल करके अमोनिया का लिख सकते हो, जो कि आपको याद ही रहता है। कार्बन और क्लोरीन से आप लिख सकते हो CCl4, है ना, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो CCl4 आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे CCl4। सोडियम और ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड लिख सकते हो, और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हो। तत्वों के निम्नलिखित प्रतीक में से कौन सा गलत है, उनके सही प्रतीक दीजिए। कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट का CO तो होता है, लेकिन प्रतीक में जो पहला लेटर होता है वो अपर केस में होता है और दूसरा लेटर सेकंड वाला लोअर केस में होता है, यानी कि स्मॉल लेटर में होता है। यहाँ दोनों अपर केस में है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका ये ना होकर के क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। कार्बन देखो, कार्बन का C ठीक है। एल्यूमिनियम का देखो Al होता है ऐसे, L जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए। हीलियम का ठीक है,
सोडियम का देखो Na होता है, यहाँ पर SO दिया हुआ है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र दीजिए और प्रत्येक के लिए उसके संयोजी तत्वों के द्रव्यमान के संदर्भ में अनुपात का परिकलन कीजिए, है ना। उसके संयोजी तत्वों के द्रव्यमान के संदर्भ में अनुपात का परिकलन कीजिए। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का क्या हो जाएगा? AlF3, ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। और मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgS, सिंपली MgS। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, संयोजी तत्व कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके द्रव्यमान का रेशियो लिखना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का रेशियो लिखना है, तो कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 है, तो 14:3 हो जाएगा इस वाले केस में। यहाँ आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लिखना है। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको हम अगर और छोटा करें तो ये हो जाएगा हमारा 3:4। HCl में आ जाओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा 1:, क्लोरीन का होता है 35.5। 2 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2:71। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच में लिखना है। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 13, 26, 27 होता है, और फ्लोरीन का होता है 19। तो 19 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। तो ये हमारा आ जाएगा 9:19। मैग्नीशियम एंड सल्फर, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा, और सल्फर का कितना होता है? 32। 16 दूनी 32, ठीक है। तो 8 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। ये सारे आपके फाइनल आंसर निकल करके आए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक रासायनिक स्पीशीज के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए। देखो, परमाणुओं की संख्या आपको चाहिए ना, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, यानी जो भी स्पीशीज आपको दी गई है उसके ऊपर चार्ज कितना है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो सारे में आप चार्ज को भूल जाओ, है ना, कि 2- है, 3- है, ये सब भूल जाओ। केवल परमाणुओं की संख्या देखो। CO3 में कितने परमाणु की संख्या है? 3 है ऑक्सीजन के और 1 है कार्बन का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इसमें देखो 4 ऑक्सीजन के और 1 फास्फोरस का, तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल 5। यहाँ पर देखो 5 ऑक्सीजन के आइटम्स हैं और 2 है फास्फोरस के, तो टोटल 7। यहाँ पर 2 ही है, 1 ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का। बस हो गया, इतना ही करना है आपको। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉनों का अंश कितना होता है? जल का जो द्रव्यमान होता है उसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया है। जल का जो द्रव्यमान होता है उसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया है। ये H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 18 ये होता है। तो इस 18 में न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो न्यूट्रॉन का कितना हिस्सा, यही आपसे पूछा गया है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है कितनी, आप ये बताओ मुझे। H2O में देखो, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस H2O में जो भी न्यूट्रॉन है वो केवल और केवल ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन है ना, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन है। और हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16, ऐसे हम लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 गया तो 8। तो टोटल न्यूट्रॉन जो है इसमें ये 8 है, टोटल न्यूट्रॉन 8 है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका होता है 1 AMU, 1 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU बोल दो या फिर 1 U बोल दो आप। और जल का जो द्रव्यमान है वो 18 U है। तो 1 न्यूट्रॉन का मास 1 U है या 1 AMU है। हमारे पास तो जल में कितने हैं? 8 है। तो टोटल मास न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन से 8 U हो जाएगा। तो जल में न्यूट्रॉन का टोटल मास 8 U है, यानी कि 8 है, जबकि जल का टोटल द्रव्यमान 18 है। केवल न्यूट्रॉन का 8 है, टोटल 18 है, तो कितना हिस्सा हो जाएगा? तो 8/18 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्या ताप के साथ पदार्थ की विलयता परिवर्तित होती है? तो पदार्थ की जो विलयता है, मतलब घुलने की जो क्षमता है, ये ताप के साथ परिवर्तित होती है। तो बिल्कुल होती है। जितना नमक आप ठंडे पानी में घोल सकते हो मैक्सिमम, आप जितना नमक ठंडे पानी में घोल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नमक घोल सकते हो गर्म पानी में। तो कोई पदार्थ जैसे नमक जो है पानी में घुल पाता है, कितना घुल पाता है वही उसकी विलयता होती है। अगर कोई ज़्यादा घुल पाता है तो हम बोलते हैं उसकी विलयता अधिक है, अगर कोई कम घुल पाता है तो उसकी विलयता कम है। तो जितना विलयता ठंडे पानी में है उससे ज़्यादा विलयता जो है गर्म पानी में हो जाएगा। जितना आप नमक जो है ठंडे पानी में घोल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप गर्म पानी में घोल सकते हो। तो ताप बढ़ने के साथ जो है विलयता बढ़ती है। आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो विलयता है, ये बढ़ती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसकी परमाणुकता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखो यहाँ पर फ्लोरीन में 2 परमाणु हैं तो इसकी परमाणुकता 2, यहाँ पर टोटल 2 और 3, टोटल 3 परमाणु है ना, तो परमाणुकता 3, इस केस में भी 3, इस केस में कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन का और 2 इसका, तो 6 और 2 8, टोटल परमाणुकता 8। यहाँ पर 4, H2O2 में 4, यहाँ पर 10 और 4 14, इसकी परमाणुकता 14। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर ओजोन के केस में 3, हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, हीलियम के केस में 1। अब देखो यहाँ पर सिल्वर धातु है। आपने अभी तक जो पढ़ाई किया, आपने बचपन से लेकर के अभी तक धातु की परमाणुकता है ना, धातु की परमाणुकता आपने कभी नहीं निकाला होगा, कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि धातु का जो परमाणुकता होता है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, वो हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके परमाणुकता के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सारे में क्या है अधातु है। हम अधातु की परमाणुकता के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन धातुओं के परमाणुकता के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। आपको सफ़ेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है। अब ये जो महीन चूर्ण है ये शक्कर भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये शक्कर है या नमक है? और आपको चखना भी नहीं है, चख लोगे तो पता ही चल जाएगा, है ना। तो आपको चखना भी नहीं है, और आपको पता करना है कि शक्कर है या नमक है। तो क्या करोगे, नमक पानी का घोल और चीनी पानी का घोल, दोनों में बिजली को प्रवाहित कौन करवाएगा? आप जानते हो नमक पानी का घोल में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है ना, आयंस बनेंगे। ये आयंस में टूटेंगे, जो नमक है NaCl है, जो आयंस में ये टूट जाएंगे, तो ये बिजली का प्रवाह करवा पाएगा। जबकि आपको ये याद रखना है कि चीनी पानी का घोल से बिजली का प्रवाह नहीं होता है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हम घोल बनाएंगे और करंट को पास करवा करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सफ़ेद चूर्ण को जल में घोलेंगे, अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो गया तो ये नमक है, और अगर नहीं हुआ तो ये शक्कर है। दूसरा तरीका क्या है कि इस चूर्ण को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद अगर ये शक्कर हुआ तो ये काली पड़ जाएगी, जो चीनी है ये काली पड़ जाएगी। अगर शक्कर हुआ तो जल करके काली पड़ जाएगी। तो 2 तरीके हैं, एक तो गर्म करो, दूसरा घोल बनाओ। 12 ग्राम द्रव्यमान वाले मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। मैग्नीशियम का मोलर परमाणु द्रव्यमान 24 ग्राम प्रति मोल है। तो हमें मोल चाहिए, हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 24 ग्राम होता है, सवाल में हमें दे भी रखा है। तो 1.2 यानी कि 0.5 मोल, ये मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।